सो यस, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली पॉलीगन्स का एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल शेप्स के एरियाज निकालना सीखे थे, लाइक बेसिकली रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एटलीस्ट प्रैक्टिस किया था कि बेसिकली किस तरीके से हाउ कैन वी फाइंड द एरियाज ऑफ दोज स्पेसिफिक शेप्स। In today's class, I will just give you guys a little bit information about how to find the area of a polygon. अच्छा, एक बात जहन में हमेशा रखें कि जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, यानी अभी तो हम लोग कौन से बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ें आएंगी। जो आपको पेपर में करना होगा सॉल्व, बेसिकली अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, और वो किसी भी तरीके से आपसे पूछेंगे। ठीक है, यू मस्ट नो द नॉलेज बिहाइंड इट। सो इफ यू सी ओवर हियर, यू गिवन अ पॉलीगन ऑन द स्क्रीन। अच्छा, पॉलीगन के आप एरिया निकालने के ना दो तरीके, वी हैव टू वेज। एक तो उसका फॉर्मूला है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बताने वाली इस हवाले से, और एक हमारे पास एक्चुअली तरीक़ेकार है कि इफ़ यू गिवन अ पॉलीगन शेप, आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉलीगन को मुख्तलिफ शेप्स में डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से डिवाइड करो कि वो आपके पास बिल्कुल सिंपल शेप्स बन जाए। You can divide the shape so that as simple as that you can just change that huge polygon shape into small shapes which you know, whose formula you know already. For example, if I look at this polygon, I can cut it in such a way so that I can make it into two simple shapes like triangle, and we know that this is a triangle shape. The one in blue color is the triangle shape, and the one in the yellow color is the trapezium. That's very clear to me. I know that. Okay, so I can cut it in such a way so that I get a basically two simple shapes. अब मुझे पता है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है. The area of a triangle is basically half base multiplied by height. This is the area of a triangle. Whereas the area of a trapezium, we know that the area of a trapezium is half A plus B multiplied by height. So what I can do is I can use these two formulas to calculate the area of these two shapes. और जब मेरे पास इन दोनों shapes का अलग अलग area आ जाएगा, at the end I will add them all together, and so I will have the area of the whole polygon. Is it clear to you, Tajammul? Any problem? Ready? So we can do it in this. Similarly, you can see that this is a shape which is a polygon. If I look at the corners here, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So actually it's a heptagon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptagon shape है, और हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, I can divide this heptagon into different triangles. So अगर मेरे पास इसकी एक साइड दी हुई है, अगर मुझे इसको मुझे दिया हुआ है from the center to the vertex, अगर मुझे इसकी लेंथ दी हुई है, I can calculate, we know that this is a triangle, this is the base, this is the height. So I can use the triangle formula to calculate the area of this whole heptagon. हमने क्या किया, इसको डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दी. फिर सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 ट्रायंगल्स है. अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं मल्टीप्लाई 7 करेंगे इमीडिएटली, और कॉन्सिक्वेंटली आई गेट द एरिया ऑफ अ होल पॉलीगन. ठीक है, ये एक तरीका है ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ पॉलीगन. ओके, लेकिन अगर आपको लेट्स सपोज कोई फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू निकालना है कि बेसिकली व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पॉलीगन, तो ये एक तरीक़ेकार है, एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला इसके हमें एपोथर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उस पॉलीगन का पेरीमीटर. अब ये एपोथर्म क्या है, व्हाट इज द एपोथर्म? because we're doing ICAT and I don't want to go in detail a lot because we have to cover lots of topic. Just giving you a general information that apotherm is a distance. जैसे आपको पता है ना, हमारे पास सर्कल होता है, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो सेंटर से लेके बाहर तक हमारा क्या होगा, we call it our radius, right? तो सिमिलरली अज्यूम करें कि ये हमारे पास ये सर्कल है, लेकिन सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक पॉलीगन है. तो सिमिलरली क्या होगा, जिस तरीके से रेडियस होता है पॉलीगन में, सेंटर से लेकर बाहर एंड तक, सेंटर से लेके बाहर एंड तक जो डिस्टेंस है, वी कॉल इट दी एपोथर्म. ठीक है,
सेंटर से लेके बाहर तक की डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? एपोथम कहते हैं। एक चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए, दैट इज द एपोथम. Second thing which we must know is the perimeter. What is the perimeter? Perimeter is the outer distance, जो distance बाहर का होता है, ठीक है. अब यहाँ पे what is the perimeter? I'm going to highlight it for you blue color. तो basically perimeter क्या होगा? यहाँ का distance, यहाँ का distance, यहाँ का distance, distance over here, distance over here, distance over here. So if I add up all the distance around, the lengths around of all the sides, I will get the perimeter. Now, when you have the apothem and when you have the perimeter, आपको क्या करना है? You need to multiply the apothem with the perimeter. और फिर इसको divide by 2 करना है, ठीक है? I'm not going on the logic कि क्यों divide by 2 करना है. Just you need to know because inshallah we'll be covering it in the further classes कि हम divide by 2 क्यों कर रहे हैं? Why divide by 2? Why not by 3? Why not by 4? So just keep in mind, just know the formula for now onwards, that we are going to multiply the apothem, that is the distance from the center of the polygon to the vertex or to the edges around, and multiply it by the perimeter. This is the way we're going to calculate the area of a polygon. Alhamdulillah, we're done with the syllabus. Only one topic is left, there's matrix lines. Inshallah, we'll be covering it slowly in every classes, but we need to start practicing as well. So I'm going to solve with you guys ICAS Mathematics Contest 2018 paper, which is right in front of you. Okay, so before you get the paper, you will get a booklet actually. This booklet में क्या होगा? You will be having a cover page. The second page you will be having instructions, and then you will get many questions to solve. So there are some guidelines which I want you guys to understand and which I want you guys to know first of all. So let's do it. Let's read the first part here. The top part is very, very important. 90 minutes, maximum marks is 90, and total questions is 30 MCQs. So, whenever you're doing a paper, especially, yes, हाँ ये MCQs होंगे, ठीक है. लेकिन MCQs they won't be easy, they will be a little bit hard, tricky questions, ठीक है. Now whenever you give MCQs, especially MCQs, they're going to be tricky. You should not give 20 minutes to one question. अब जो ये फर्स्ट लाइन है ना, तो तुम्हें बताया हुआ टाइम अलाउड 90 minutes. Now you need to decide कि how many minutes are you going to spend. हमें पता है कि 30 MCQs है और टोटल टाइम हमारे पास कितना है 90 minutes, which is equals to 1 hour 30 minutes, ठीक है. मतलब 1.5 hour हमें मिलेगा पेपर करने के लिए. तो हमें पहले डिसाइड करना है कि हम अपने एक MCQ पे कितने मिनट स्पेंड करेंगे. तो अगर हम 90 को 30 से डिवाइड करें, हमें पता चलेगा हम नीड टू स्पेंड 3 मिनट्स. जब आप MCQ स्टार्ट करोगे, आप हर MCQ पे अगर जल्दी हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर टाइम ले रहा है तो मैक्सिमम सिर्फ 3 मिनट स्पेंड करोगे. अपने पास अपने वॉच रखनी है. यू विल बी कैरिंग योर वॉच along with you for the paper. You need to keep in mind that you'll be only spending 30 minutes, not more than that. ठीक है? Is it clear? Sorry, 3 minutes. 3 minutes per question. 3 minutes per MCQ. ठीक है? But if you feel that you have done it, you can proceed. कुछ questions में आपको सिर्फ 1 minute लगेगा, कुछ में सिर्फ 2 minutes लगेंगे. This will help you save time. If you're feeling that the question is difficult, move on to the next question and come back to it in the last. ठीक है. लेकिन अगर आपके पास पेपर में बहुत सारे मुश्किल सवाल एंड में बच जाते हैं, तो what you will do is follow the same rule. Maximum 3 to 2 minutes you will be spending on each and every question. ठीक है. Now let's read the instructions given to us here. Don't start uploading paper until instructed by the invigilators. पेपर आप लोग स्टार्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक यू नॉट टोल्ड बाय द इन्विजिलेटर, द वंस हु आर गोइंग टू बी इन योर एग्जामिनेशन रूम. Instructions from the examination invigilators must be carried out promptly. आपको उनके रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना है. Write your name, father name, school name, address at this bubble sheet. That is the answer sheet only. आपको बुकलेट भी दी जाएगी और आपको जो है एक आंसर शीट भी दी जाएगी जिसमें आपको बबल्स दिए बने हुए होंगे जहाँ आपको कलरिंग एक्चुअली करनी है. आप लोगों ने कहाँ अपना नाम लिखना है? You will write your name, your father's name and his school name or address at the answer sheet. Nowhere else, क्योंकि वही शीट आप लोग आगे देंगे. ठीक है. बाकी और कुछ भी वो बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन वो एज अ करेक्शन मार्क नहीं होगी. The thing which will be checked will be your answer sheet. Use blue or black ink to fill up the circles for your answer on the bubble sheet. Use of lead pencil is not allowed. कहने कि आपको जो बबलिंग कलर करने हैं, you will be using
अ ब्लैक पेन और अ ब्लू पेन। बहुत से पेपर्स में हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, याद रहे कि आप इस पेपर में पेंसिल यूज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जिस पे आप सॉल्विंग करेंगे वो मशीन क्या करेगी, वो इंक को रीड करेगी। इट इज गोइंग टू बी एन इंक रीडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो क्या करेंगे, ब्लू या ब्लैक पेन से अपना पेपर सॉल्व करेंगे, यानी सर्कलिंग करेंगे। नाउ रिकॉर्ड ऑल आंसर्स ऑन द बबल शीट ओनली। बबल शीट पे ही सारे आंसर्स करेंगे, क्योंकि यही जो है आगे जाएगी, और आपको फ्रॉम 4 ऑप्शंस यू हैव टू मार्क ओनली 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। Use of any heavy material is not allowed. You must know that. Every correct answer earns 3 points. अगर आपने कोई आंसर सही किया, you will get 3 points for that. And if for the ones which you're doing wrong, you will get a minus point for it. ठीक है? Now, candidates may not leave the examination room unescorted for any reason, and this includes using the washroom. जब आप एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, you cannot go out from the room. Either you need to go to the washroom, you need to go anywhere, you need to have water, you will not be allowed to leave. ठीक है? Now, no materials or devices shall be brought into the room. You must all know that 5 categories है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किस categories में। You are in the adolescent category from grade 9 to 11, because we have registered till 11 as well. ठीक है, it will be considered as your O levels. So from 9 to 11 you are under adolescents category. You must know that, सबको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे थे, if you don't know about it, then it's not, there is no use of doing it. Only registered students can participate in that, and you have been already registered, alhamdulillah. Now coming towards the next part, if a participant does not understand a word or a phrase on the exam paper, neither the examiner or nor the invigilator is permitted to answer. कोई भी आपका में हेल्प करने के लिए नहीं होगा, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है? And if you need some information about ICATS contest, you can go to this website and you can read about it. ठीक है? This was a basic structure about the ICATS paper. Now coming towards the question. तो कोई भी नहीं कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा, ये लोग असली रजिस्टर तो अंदर रखा होता है ना। नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं। Okay, so now coming towards the next question, can you all can you hear me, gentlemen? टॉय कार रेस ट्रैक, आपने अक्सर देखा होगा घरों में होता है ना, वो ट्रैक्स लगाए होते, बच्चे से भी खेल रहे होते, गाड़ियाँ जा रही थी, ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, एक्चुअली ये वही ट्रैक है। तो उसको ना हमें हमें ग्राफ पे देखना है, वी हैव टू सी इट एज अ ग्राफ। अब यहाँ पे देखें, द पिक्चर शोज द बिगिनिंग ऑफ अ race track for a toy car, which graph models the estimated speed of the toy car as it moves through the race track। कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ग्राफ है जो इस कार की जर्नी को ट्रेस करे। हम पहले काम करते, पहले हम इसकी जर्नी को तो देख लेते हैं ना कि ये जर्नी हो कैसी रही। so let's start from here, the car it's steady, it's not moving now it's starting to move, इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एकदम से गिरी, ड्रॉप हुई, फिर एकदम से इसकी स्पीड बढ़ी है। ठीक है, अब स्पीड बढ़ गई, बढ़ने के बाद मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई, हाईएस्ट स्पीड हो गई, सबसे ऊंची स्पीड। उसके बाद नीचे आ रही है ग्राफ, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आ गई, और फिर क्या हुआ, नीचे आने के बाद एक जगह पे बिल्कुल जीरो हो गई, फिर ऊपर जा गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, बिल्कुल मैक्सिमम, फिर से सेकंड मैक्सिमम का पॉइंट आ गया उसका, और फिर जाके ये नॉर्मल स्पीड पे ये डिक्रीज होकर, अब हमें आगे नहीं पता कि ग्राफ एंड हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, अब हमें इसी ग्राफ को मैच करना है कि इसकी जो जर्नी है वो किस ग्राफ से मैच करेगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये ग्राफ शो करिए कि इसकी स्टार्टिंग से ही कोई स्पीड है। हमें पता है गाड़ी शुरू में क्या थी, गाड़ी शुरू में बिल्कुल स्टॉप थी, तो ये इसी बात से हमने इस ग्राफ को क्रॉस कर दिया कि हमारी ग्राफ नहीं हो सकती है। अब हम आते हैं इस तरफ, लेट्स कम टूवर्ड्स पार्ट सी। यहाँ पे एकदम से ग्राफ, एकदम से स्पीड बढ़ रही है, एकदम से कम हो रही है, मतलब बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है और एकदम कम हो रही है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, तजम्मुल कैसा हो रहा है, एकदम स्पीड बढ़ रही है, क्या एकदम स्पीड कम हो रही है, नो। सो अगेन वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट दिस ग्राफ। ठीक है, हमें थोड़ा सा ना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है, इतनी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या हो रहा है, पहले ग्राफ बिल्कुल क्या कहते हैं जीरो पर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ बढ़ी है। ठीक है, ऐसे ये देखें बढ़ रही है। फिर हम आते हैं
कि एकदम से बढ़ी, फिर नीचे आ गई, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई, फिर एकदम से मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंची और फिर डिक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पे देखो, बताओ क्या ये ग्राफ मैच कर रही है इसके साथ? चलो हम इसको देखते हैं। हम नीचे आते हैं, पार्टी। पहले ग्राफ जो है ना, अब यहाँ पे देखो, ये जो बीच में है, बीच में का मतलब होता है कि ये गाड़ी रुकी हुई है, मतलब ये ऑलरेडी ना सफर हो रहा है, मतलब सफर हो रहा है, सफर हो रहा है, ये सफर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कुछ हो रहा था, सफर हो रहा है, स्पीड जो है ना बिल्कुल वही है, सेम स्पीड है। हमने पढ़ा था ना, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा स्पीड टाइम ग्राफ में, जब आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, तो फिजिक्स में जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, जो ये डैश है। तो मुझे तो पता है ना कि यहाँ पे शुरू से क्या थी स्पीड, शुरू से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं थी, स्टार्ट हुई नहीं थी गाड़ी, स्पीड तो जीरो थी, तो कांस्टेंट स्पीड थोड़ी थी हमारी, शुरू में तो स्पीड थी ही नहीं कोई। कांस्टेंट हम तब बोलते हैं कि अक्सर होता है ना, जब ट्रैवलिंग करते हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड्स, तो हमारी स्पीड जब बिल्कुल सेम रहे, ऐसा इफ आई एम ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मेरी स्पीड 80 किलोमीटर ही है, तो दैट्स कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। सो अब अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ये स्पीड मतलब ये कांस्टेंट है, इफ दिस इज गोइंग अप मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही है, इफ इट्स गोइंग डाउन स्पीड डिक्रीज कर रही है। लेकिन अगर मेरी ग्राफ की एक्स एक्सिस पे, इफ ऑन माई ग्राफ एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन होती है, तो मतलब वो जीरो स्पीड है। यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आएगी कैसे होता है काम ग्राफ के ऊपर? अगर हम यहाँ देखें तो ऑटोमेटिकली मैंने ये स्टार्टिंग पार्ट देख के मैंने कहा कि ये ग्राफ मेरी नहीं हो सकती, और पार्ट बी में अगर हम गौर करें तो ये कुछ कुछ सिमिलर है, कुछ कुछ मैच कर रही है मेरी डायग्राम के साथ, कि बिल्कुल जीरो पे थी, स्टार्ट हुआ, अगर मैं देखें स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा यहाँ तक, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, फिर डिक्रीज। तो ये कुछ कुछ हमारी ग्राफ्स हमारी जर्नी से मैच कर रही है। सो माय करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, माय करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पार्ट बी। Clear? Any problem, Tajambul? Any doubt here? Now, question number 2. On multiplying a number by 7, एक number है, and I'm going to multiply 7 with it. उससे मैंने 7 multiply कर दिया. The product is a number. अच्छा, product किसको बोलते हैं? जब मैं किसी दो numbers को, when I'm multiplying two numbers, the answer I'm getting is known as the product. If I'm multiplying 2 and 3, 6 is the answer. The 6 is the product. ठीक है? After multiplying a number, the answer I'm getting is said to be the product. The product is the number each of whose digit is 3. कह रहे हैं कि वो नंबर है प्रोडक्ट जिसका हर एक एक डिजिट क्या होगा? 3 होगा। मतलब हमारे पास जो भी आंसर आएगा ना, बस उसमें सिर्फ 3 होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि वो नंबर है कौन सा, तो मैं अब क्या करूंगी, हमें यहाँ पे नंबर्स ऑप्शन में दिए हुए, सिंपल सी बात है, मैं हर नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करूंगी 7 के साथ, ये क्या मुझे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 333 मिल रहा है। ठीक है। आई टुक द फर्स्ट नंबर 4747619 multiplied by 7, I'm going to get, I'm getting answer 3 3 3 3 3 3। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का या पार्ट ए का आंसर आया। लेट्स चेक पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आंसर आ रहा है? सो 47719 multiplied by 7, I'm getting the answer that is 3340333। Coming towards part C, let's multiply the third number, that is 48619 multiplied by 7. What is the answer? The answer is going to be 34033. Coming towards the last number, that is 47649 multiplied by 3 gives me the answer that is actually 142947. So Jamal, which answer do you think is the correct? Number A. Very good. It's very very obvious actually कि हमें सिर्फ एक ही में 3 3 3 मिल रहा है, that would be part A. Now, next question.
Question number 3. Misha asked 10 different co-workers how many people and pets are living in their homes. Misha ने जो है ना अपने co-worker जिनसे वो काम करती है ना उससे पूछा कि कितने लोगों के पास घरों में pets है. She used the responses to create a scatter plot shown. अच्छा, इससे पहले कि मैं स्कैटर ग्राफ के बारे में कुछ बात हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, स्कैटर ग्राफ में क्या क्वालिटी है. स्कैटर ग्राफ, स्कैटर का मतलब ही कि फैला हुआ. ठीक है, अब स्कैटर में ना कोई ग्राफ में कोई बेसिकली हम पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करते. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये कि स्कैटर हमारे पास 3 तरीके से होती है. इससे पहले कि हम थोड़ा सा स्कैटर के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि बेसिकली स्कैटर ग्राफ होती कैसी है. अगर ये मेरी ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ. स्कैटर ग्राफ में ना कुछ रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. स्कैटर ग्राफ में पॉइंट सिर्फ प्लॉट होते हैं. अब यहाँ अगर आप देखें तो हमारे जो पॉइंट्स है ना वो एक तरीके से जा रहे हैं, मतलब तमाम के तमाम पॉइंट्स ना प्लॉट हुए हुए बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं. तो हम कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है. यानी पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि दो जिन जो जो एक्स पे है और जो वाई पे है उनके दरमियान जो है ना कोई पॉजिटिव रिलेशन है. यानी अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है दूसरी चीज भी इंक्रीज कर रही है. लेकिन अगर हमारी स्कैटर ग्राफ पे कुछ ऐसा हो, लेट्स सपोज अगर मैं इसको, यही ग्राफ है लेकिन अगर अब इस बार ये ग्राफ कुछ ऐसे हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है. बेसिकली नेगेटिव रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर एक चीज इंक्रीज करे दूसरी चीज क्या कर रही है, दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है. We call it नेगेटिव रिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. एक्चुअली कोरिलेशन के लिए यूज होता है कि हम चेक करें कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है या नहीं है. इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन आपकी बायोलॉजी में है, क्योंकि बायो में हम जब चेक करते हैं ना कि दो चीज़ों में, जब हम कहते हैं कि प्लांट्स को क्या चीज़ अफेक्ट करती है, बेसिकली हीट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, पानी की कंसिस्टेंसी अफेक्ट करती है. ये इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं. इसमें से एक ग्राफ जो है ये स्कैटर ग्राफ है. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, इसके अलावा और कौन से रिलेशन हमारे पास मौजूद है. जब हमारे पास कोई भी पॉइंट्स मैच ना करें, कोई भी पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे, कोई पॉइंट्स पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ हम लोग कहते हैं कि दे हैव नो रिलेशन, नो कोरिलेशन और नो रिलेशन. समझ में आ रही है तजम्मुल? नो रिलेशन और नो कोरिलेशन. क्लियर? तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड था स्कैटर ग्राफ के बारे में. ये 3 बातें याद रखनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Misha asked 10 different co-workers how many people and pets are living in the homes. ये कितने लोग घर में रहते हैं, उनके पास कितने pets हैं. She used the responses to create the scatter plot. अब हम क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट को प्रॉपर्ली पहले रीड करते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है. लेट्स गो हियर. नंबर ऑफ पेट्स बताए हमें वाई एक्सिस पे और नंबर ऑफ पीपल बताए हमें एक्स एक्सिस पे. चेक करना है कि इसकी क्वांटिटी में और पेट्स में क्या कनेक्शन है. व्हेन वी कम हियर 0 पीपल में 0 पेट्स. ठीक है, 1 एक बंदे के पास कितने पेट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम किसी के पास 1 है, किसी एक बंदे के पास 1 पेट है, किसी एक बंदे के पास 3 पेट्स है. ठीक है, अब हम आते हैं टुवर्ड्स सेकंड नंबर. नंबर 2, 2 लोगों के पास कितने पेट्स हैं, 2 लोगों के पास मैक्सिमम 5 पेट्स आ रहे हैं. कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, 3 लोगों के पास कितने पेट्स हैं, एक 3 के ग्रुप में सिर्फ 0 पेट्स है, यानी कोई पेट नहीं. और एक 3 के ग्रुप में कितने पेट्स हमारे पास, सिर्फ एक पेट है सबके पास. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स हियर नंबर 4. अब यहाँ अगर हम गौर से देखें तो नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं, यानी 4 लोगों का ग्रुप है. ठीक है, अब एक ग्रुप में, एक 4 लोगों के ग्रुप में कोई पेट्स नहीं थे और दूसरे 4 लोगों के ग्रुप में एक पेट था. नेक्स्ट नंबर 5, नंबर ऑफ पीपल 5. 5 लोगों में, अब देखिए हमें 2 ग्रुप से 5 के, एक 5 के ग्रुप में सिर्फ एक पेट था और दूसरे 5 लोगों के ग्रुप में 6. अब मैं जब मैं समझा रही हूँ ग्रुप का मतलब है, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज कर. जब मैं आपसे कहूँ कि 3 लोगों के ग्रुप में एक एक पेट है
तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3 लोग हैं तो हर 3 यानी हर एक बंदे के पास एक पेट होगा। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 4 लोगों के ग्रुप में पहले एक ग्रुप में 1 है, दूसरे में बेसिकली हमारे पास 4 है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम लोग 4 लोगों को देख रहे हैं, ये ऐसी मिसाल है कि हमारे पास 4 डब्बे हैं और हर 4 डब्बों में एंड एवरी बॉक्स वी आर हैविंग 1 पेट, सो 1 1 1 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और दूसरे पार्ट का मतलब क्या है? 4। दूसरे 4 लोगों में कितने पेट्स आए? हर एक एक के पास कितने पेट्स हैं? 4 पेट्स हैं। सो अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। समझ में आया? इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें रीड करके बताना है कि व्हाट इज द करेक्शन बिटवीन द टू। Which statement about the numbers of people and pets living in the room of Misha 10 co-workers is true? कौन सी बात सही है? As the number of people living in the home increases, the number of pets increase. क्या है, जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उतने pets बढ़ते जा रहे हैं। चलो चेक करते हैं। जब when there were only 1 people, pet number was 1 and 3, यानी 2 points आ रहे हैं। When the number of people was 2, the pet number was 5. When the number of people was 3, we had 0 and 1 pet. When the number of people was 4, the pet number was 0, 1 and 4. When the number of people was 5, the number of pets were 1 and 6. तो यहाँ पे क्या increasing हो रही है? Is there an increase in the number of pets as the number of people are increasing? क्या number of pets increase हो रहे हैं? लोगों के बिल्कुल ठीक है। लेट्स कीप दिस एज अ लेट्स कंसिडर इट, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे। ठीक है, we will come back to this in a while. Now, as the number of living people in the home increases, the number of pets decreases. क्या लोग बढ़ रहे, pets कम हो रहे हैं? So part B is going to work out. As the number of people living in the home decreases, the number of pets decreases. लोग कम हो रहे हैं तो क्या pets कम हो रहे हैं? हम्म? अगर लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या pets डिक्रीज कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। Let's look at the last part. There is no relation between the number of people and pets living in the home. Which answer do you think will work out the best? D. Good. अच्छा, एक बात याद रखो, जब भी दो चीजों के दरमियान कनेक्शन होता है, बस मैं जा रही हूँ। ये बात याद रखें कि जब भी दो चीजों के दरमियान कनेक्शन होता है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट पॉइंट्स करीब करीब होते हैं। अगर हमें देखें ना, स्कैटर ग्राफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है, मतलब पॉइंट्स करीब करीब नहीं है। तो दिस शोज के रिलेशन, हमने अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में मैंने क्यों बताया कि 3 तरह के रिलेशंस कौन से हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ग्राफ देखिए रिकॉग्नाइज हो जाए। अब डेटा कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको पॉइंट्स को देखना है, क्या पॉइंट्स करीब करीब हैं, क्या पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो कोई प्रॉपर हमें सीक्वेंस नजर नहीं आता, क्योंकि पॉइंट्स स्कैटर हुए हैं, फैले हुए। तो पार्ट डी विल वर्क आउट द बेस्ट दैट there is no relation between the number of people and the pets living. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद मैं क्लास एंड करूंगी इंशाल्लाह। सी हियर वी हैव पार्ट ए, बी, सी एंड डी। बताएं कि कौन सा फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या हमने पढ़ा था कि फंक्शन का हर डोमेन का एक स्पेसिफिक कोड डोमेन होता है। एक डोमेन का एक कोड डोमेन तो लाजमी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ग्राफ देख के बताएं कि कहाँ पे फंक्शन बेसिकली नहीं हो रहा। जी, विच इज नॉट अ फंक्शन।
देखो बात ये है कि हर डोमेन का एक यूनिक कोडोमेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डोमेन के दो दो। समझ आ रही है मेरी बात? देखो, अगर डोमेन के हमारे पास डोमेन इज दिस पार्ट, द ब्लू वन इज द डोमेन, राइट? ब्लू वन हियर इज द डोमेन एंड द ऑरेंज वन हियर इज द डोमेन। अब डोमेन का क्राइटेरिया क्या है कि हर डोमेन का एटलीस्ट एक इमेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डोमेन की दो दो चीजें। अब आप एक वक्त में या तो चावल खाओ या तो आप सालन खाओ, ये नहीं कि आप दो चीजें खाओ एक साथ, ऐसी बात। ठीक है भाई? अगर आप स्कूल आ रहे हो तो यू कैन नॉट गो टू दी पार्क, यू कैन ओनली कम टू वन प्लेस, यू हैव ओनली टू लेग्स टू वॉक। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हर डोमेन एक एक इमेज से कनेक्ट हो रहा है, तो ये फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें पार्ट सी में, तो ये एक ही डोमेन की बहुत सारी इमेजेस हैं। अगर हम यहाँ देखें, डोमेन तो अलग अलग है लेकिन उन सबकी इमेज वन है। मतलब सबके पास अलग अलग इमेज तो आ रही है ना, वन वन इमेज तो आ रही है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक के भाई -2 भी है, एक का 1 भी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर डोमेन की एक सिंगल इमेज। तो जो चीज मैच नहीं कर रही वो है हमारे पास पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी में नंबर 2 की बहुत सारी इमेज है। -2 भी है, -1 भी है, 0 है, 1 है, 2। ठीक है, ये ऐसी मिसाल है कि हमारे पेरेंट्स के हम भी बच्चे हैं और कोई नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? समझ आई बात? So that's up with the class. I hope कि इसमें समझ में आया होगा, everybody understood it. So your homework is that you'll be doing question number 5, number 6 and number 7. Question number 5, 6 and 7 is going to be your homework.